चिनलुई बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डेट पर गई थी, लेकिन गलती से उसने गलत दरवाजा खटखटा दिया। उस एक पल में उसका पहला किस, जिसे उसने सालों से बचाकर रखा था, एक अजनबी ने चुरा लिया। और यही आदमी उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। उसने खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन उस आदमी ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि वह यह नाटक बंद करे और अपनी प्राइस बताए। फिर उसने उस किस के बदले मुआवजे के तौर पर $500,000 फेंक दिए। आउटरेज्ड होकर चिन लुई उस पर बरस पड़ी। क्या उसे वाकई लगा कि वह उस तरह की औरत थी? उसे उन घमंडी रिच बॉयज से नफरत थी जिन्हें लगता था कि पैसा उन्हें अनटचेबल बना देता है। और अपनी घबराहट में उसने अपना नाम बोल दिया। जैसे ही उसने चिन लुई सुना, उसके एक्सप्रेशन बदल गए और चेहरे पर शौक साफ दिखने लगा। उसे तुरंत चिंता होने लगी कि अपना नाम बताना कहीं और मुसीबत न खड़ी कर दे। वह जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही शेकन महसूस करती, और आखिर में उसने इस पूरी घटना को कुत्ते के काटने की तरह भूल जाना ही बेहतर समझा। मौका पाकर वह वहां से एस्केप कर गई। उसके जाते ही उस आदमी के होठों पर एक स्लाई ग्रिन आ गई। इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। चिनलुई खुद को संभालते हुए अपने बॉयफ्रेंड के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन वहां उसका सामना एक अजनबी से हुआ जो सिर्फ एक बाथ टॉवल में था। अंदर से उसके बॉयफ्रेंड की चिड़ी हुई आवाज आई, जो जानना चाहता था कि दरवाजे पर कौन है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो आदमी हमेशा ईमानदार और डिपेंडेबल होने का नाटक करता था, वह सिर्फ एक फ्रॉड निकला। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी वह बेशर्मी से पेश आया और रूखा सा ब्रेकअप कर लिया। उनके सॉफ्टमोर ईयर से 5 साल का साथ था, और फिर भी वह दूसरी औरत के बिस्तर में बिताई एक रात की बराबरी नहीं कर सका। अगर यही प्यार था तो उसे यह नहीं चाहिए था। उसने उसी वक्त ब्रेकअप के लिए हां कर दी और अपना सैलरी कार्ड वापस मांगा। उसने कभी भरोसा किया था कि वही उसके लिए द वन है, इसलिए उसने उसे अपने पैसे मैनेज करने दिए और साथ घर खरीदने के सपने देखे। लेकिन जब उसे पता चला कि अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुका है, तो उसे उसकी असली सच्चाई दिखी। उसने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम सुंदर नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहता? 5 साल हो गए और तुमने मुझे एक बार किस तक नहीं करने दिया। वे शब्द चिन्न लुई के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसी दिन चिन्न लुई को एक अचानक कॉल आया। उसकी बुआ का किडनैप हो गया था। किडनैपर्स ने उन्हें छोड़ने के बदले $1 मिलियन की रैंसम मांगी थी। बेताब होकर वह अपने बॉयफ्रेंड के पास अपना कार्ड लेने गई थी, लेकिन किस्मत ने क्रूर खेल खेला। उसने एक ही दिन में एक अजनबी को अपना पहला किस गंवा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए पकड़ा। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वह झुकी और उसने कार्ड उठाया, फिर उसे सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। बाकी पैसे रख लो, अपने लिए ताबूत खरीद लेना। अब हालात ऐसे थे कि उसके पास अपनी बुआ को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, जो उसका इकलौता परिवार थी। वह खुद को दिलासा देती रही कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उस ठंडी बारिश में टूट कर रो पड़ी। कोई रास्ता न पाकर चिन्न लुई ने अपना प्राइड ताक पर रखा और अपने चाचा के परिवार से मदद मांगी, लेकिन वहां उसे सिर्फ बेरुखी और इंडिफरेंस मिली। उसकी चाची, जो अपने परिवार को अमीर झोंग खानदान से जोड़ना चाहती थी, उसने मांग की कि चिन लुई की शादी झोंग मिंगा से हो जाए, जो एक सीधा सादा और मंद बुद्धि आदमी माना जाता था। उसकी चाची ने ऐसे बात की जैसे यह बहुत रीजनेबल हो। इस शादी के बाद चिन परिवार अमीर झोंग खानदान से जुड़ जाएगा और फिर उनकी अपनी बेटी की शादी उस दूल्हे के बड़े भाई जोंग मिंगहो से हो सकेगी। उसने यहां तक कह दिया, अगर चाहो तो बाद में डिवोर्स ले लेना। पास खड़ी जियानजार ने भी जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम एक बेवकूफ से शादी कर रही हो? खुद को बेचने से तो बेहतर है। क्या तुम्हें पता है कि 1 मिलियन कमाने के लिए तुम्हें कितनी बार बिकना पड़ेगा? उस वक्त चिन लुई का मन टर्मोइल में था। क्या वह वाकई अपनी खुशियों का सौदा उनके पैसे और स्टेटस के लिए करने वाली थी? तभी एक डिलीवरी मैन एक पैकेज लेकर आया। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसका एक्स बॉयफ्रेंड पछतावा महसूस कर रहा है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो वह शौक से लगभग मर ही गई। अंदर उसकी बुआ की एक उंगली थी और पास में एक नोट था, शादी के लिए हां करने के लिए 3 दिन है, वरना वह मर जाएगी। अपनी बुआ की जान और रिश्तेदारों के तानों के बीच वह टूट गई और उस अमीर बेवकूफ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। चिन्मा और बेटी को आखिरकार वही मिला जो वे चाहती थीं। शादी के दिन चिनलुई का दिल एंजाइटी से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उस आदमी से नहीं बल्कि एक अजनबी से शादी करेगी जिससे वह कभी मिली भी नहीं। सफेद गाउन में वह किसी परी जैसी लग रही थी।
मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे कि झोंग परिवार के बेवकूफ की किस्मत चमक गई। स्टेज पर खड़ी चिन लुई ने खुद को शांत रखा। कम से कम वह उन दरिंदों जैसा तो नहीं था जो इंसानी चेहरे के पीछे छिपे होते हैं। फिर तालियों के बीच दूल्हा आगे बढ़ा। अगले ही पल पूरा कमरा दंग रह गया। वह दूल्हा झोंग मिंगा नहीं था, बल्कि उसका बड़ा भाई झोंग मिंगहो था। यह देखते ही चिन मां और बेटी के अरमानों पर पानी फिर गया। जियानजार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसका प्रिंस चार्मिक उस लुई से शादी कर रहा है। उसने भीड़ से ही चिल्लाकर विरोध किया। मैडम चिन का चेहरा काला पड़ गया और वह अपनी बेटी को वहां से घसीट कर ले गई। जब चिन लुई ने दूल्हे को करीब से देखा तो वह जम गई। यह वही पवर्ड था जिसने उसका पहला किस चुराया था। वह कहीं से भी बेवकूफ नहीं लग रहा था। झोंग मिंगहो एक स्मग ग्रिन के साथ उसके पास आया और धीरे से बोला, इस बार तुम मेरे हाथ से नहीं निकलोगी। दरअसल जोंग परिवार की दादी ने अपने सीधे सादे पोते की शादी मनहूसियत दूर करने के लिए तय की थी, लेकिन मिंगहो ने बीच में आकर अपने भाई की जगह ले ली। उसने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर वह नहीं तो वह किसी से शादी नहीं करेगा। जोंग मिंगहो एक नंबर का शेमलेस रोग था। उसके बेवकूफ भाई से शादी करना ज्यादा सिक्योर महसूस होता, लेकिन उसने उसे विरोध का मौका ही नहीं दिया। सबके सामने उसने उसका हाथ थामा और एक हार्टफेल्ट कन्फेशन शुरू किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस ढीठ आदमी के मुंह से इतने प्यारे शब्द निकलेंगे। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसकी उंगली में वेडिंग रिंग डाल दी। वह अभी भी नहीं जानती थी कि वह क्या स्कीम बना रहा है, लेकिन अभी बुआ को बचाना सबसे जरूरी था। जब उनकी नजरें मिलीं, तो मिंगहो के हैंडसम चेहरे को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतने परफेक्ट चेहरे की क्या बर्बादी है। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और एक पॉजेसिव आवाज में कहा, चिन लुई, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। शादी की रात चिन लुई को सिर्फ अनईज महसूस हो रही थी। उसने खुद को दिलासा दिया कि कम से कम उसके लुक्स तो अच्छे हैं, लेकिन मिंगहो के इरादे कुछ और ही थे। उसने बस कैजुअल होकर कहा, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। चिन लुई हकलाने लगी। उसे लगा कि वह किसी इंटीमेट चीज का इशारा कर रहा है। मिंगहो ने तुरंत उसे झिड़क दिया, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा? पागल मत बनो, तुम मेरे बिस्तर के काबिल नहीं हो। चिन लुई अंदर ही अंदर खुश हुई कि यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। उसने माहौल को परखते हुए पूछा, तो फिर तुम मुझे डिवोर्स कब दोगे? मिंगहो की भौहें तन गईं और वह हंसा, डिवोर्स? लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुमने किससे शादी की है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। यह पहली बार था जब चिन लुई ने किसी पुरुष के साथ इतना क्लोज कांटेक्ट महसूस किया था। अगले ही पल उसने एक फोर्सफुल और डोमिनेटिंग किस के साथ उसके होठों पर हक जमा लिया। चिन लुई इस इंटीमेसी को स्वीकार नहीं कर सकी और उसने उसके होठों पर इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया। क्या तुम पागल हो? शादी हुई है तो क्या हुआ? अगर मैं नहीं चाहती तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिंगहो चिढ़ गया, जैसे कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, खुद मेरे बिस्तर से उतर जाओ। अजीब बात थी कि उसके शब्दों ने चिन लुई को राहत दी। उसे मिंगहो के असली इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने सुरक्षा के लिए एक कैंची अपने सीने से सटाकर पकड़ी और सोफे पर लेट गई। मन ही मन कसम खाई, अगर इसने कुछ भी करने की हिम्मत की तो यह मारा जाएगा। लेकिन जब मिंगहो शॉवर लेकर बाहर आया तो उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बस बिस्तर पर गिरा और तुरंत सो गया। हालांकि बिना किसी नुकसान के रात कट जाने पर उसे राहत मिली, लेकिन चिन लुई को एक हल्की सी अनजानी डिसअपॉइंटमेंट भी महसूस हुई। इसी बीच मिंगहो के सपनों में एक पुरानी याद चल रही थी। बचपन में वे दोनों धूप में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और चिन लुई हंसते हुए पुकार रही थी, जोंग मिंगहो, आओ मुझे पकड़ो। उस समय वह कितना नाइव था। यह सोचता था कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वे दोस्त बन सकेंगे। लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। चिन लुई रुकी, बनावटी गुस्से में अपने गाल फुलाए और उसकी ओर इशारा किया, अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी। जोंग मिंगहो झटके से जाग गया। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन साफ झलक रहे थे। वह जानता था कि यह औरत सबके सामने मासूम होने का नाटक कर सकती है, लेकिन प्राइवेट में वह अपनी तीखी बयानबाजी से किसी को भी काट कर रख सकती थी। उसने देखा था कि जब एक ग्रीन टी टाइप औरत ने खुद को उसके पति की बाहों में डाल दिया तो सीईओ ने अपनी पत्नी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चिन लुई ने यह सब देखा था।
उसने अपनी नजरें झुका लीं और मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। जाग जाओ, तुम्हारी और उसकी शादी सिर्फ नाम की है। उसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वह अपने भाई की बदकिस्मती को टाल सके। उससे यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जोंग परिवार में कदम रखना किसी गहरे समुद्र में गोता लगाने जैसा था। चिन लुई को जल्दी ही एहसास हो गया कि यहां वह सिर्फ खुद पर रिलाई कर सकती है। जब से उसने नेशनल हार्टथ्रॉब जोंग मिंगहो से अचानक शादी की थी, वह हर औरत की आंखों का कांटा बन गई थी। खासकर उसकी चचेरी बहन और चिन परिवार उससे नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने उस आदमी को चुरा लिया है जो उनका होना चाहिए था। उसकी कजिन ने तो उस पर हाथ तक उठा दिया और उसे तुरंत डिवोर्स देने की धमकी दी। शुरुआत से ही चिन लुई सिर्फ एक पपेट बनकर रह गई थी, जिसे अपनी अगवा की गई बुआ को बचाने के लिए इस शादी में मजबूर किया गया था। जब चिन परिवार को लगा कि डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपना अप्रोच बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने रैंसम चुका दी है और उसकी बुआ को बचा लिया है। अब रुकने का कोई कारण नहीं बचा था और जोंग मिंगहो के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स भी नहीं थी, इसलिए उसे डिवोर्स से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया कि वह और उसकी बुआ चिन घर से बाहर चले जाएंगे और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। कुछ ही समय बाद उसने अपनी बुआ को अपनी मां की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठे देखा, जहां वे पछतावे में फूट फूट कर रो रही थीं। चिन लुआ समझ नहीं पा रही थी कि उसकी चाची इतने बड़े कर्ज तले कैसे दब गईं, खासकर तब जब उसने खुद की कुर्बानी देकर झोंग परिवार के यहां शादी की थी ताकि वह उन्हें बचा सके। उसकी चाची ने पछतावे के साथ स्वीकार किया कि वह लालच की वजह से अंधी हो गई थी। चाची ने उस दिन को याद किया जब उन्होंने किन दंपत्ति को एक अच्छे स्टॉक बाबत बात करते हुए सुना था। किन परिवार को छोड़ने लायक धन कमाने की उम्मीद लिए उन्होंने निवेश किया, लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया। चिन लुआ की नजर उसकी चाची के हाथ पर पड़ी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपकी उंगली काटी क्यों नहीं गई? उसकी चाची ने आह भरते हुए समझाया कि केवल उनकी अंगूठी छीनी गई थी। उसी पल चिन लुआ ने सारी कड़ियाओं जोड़ लीं। यह सब किन दंपत्ति द्वारा सावधानी पूर्वक बिछाया गया एक जाल था, जिसे उसे झोंग परिवार के तथाकथित मूर्ख झोंग मिंगा के साथ शादी के लिए मजबूर करने हेतु बनाया गया था। उन्होंने अपनी दौलत और रुतबे के बदले अपनी चाची की सुरक्षित वापसी का सौदा किया था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इसके बजाय झोंग मिंगहो से शादी कर लेगी। झोंग मिंगहो का नाम सुनते ही उसकी चाची सुन्न पड़ गईं। फिर उन्होंने उसे झोंग परिवार के साथ ही रहने और तलाक से बिल्कुल इनकार करने का आग्रह किया। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें लंबे समय से संदेह था कि लुआ के माता पिता की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। महज 2 सालों के भीतर किन परिवार लगभग खत्म हो गया था और कोई न कोई पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था। उस समय वह जांच करने हेतु बेबस थीं, लेकिन अब बात अलग थी। एक शक्तिशाली परिवार का प्रभाव वह काम कर सकता था जो वे खुद कभी नहीं कर सकते थे। उनकी बातों ने चिन लुआ को झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे इतने समय से अंधेरे के भीतर रखा गया था। सालों तक उसकी चाची किन दंपत्ति के दबाव तले थीं और बोलने से असमर्थ थीं। अब जब तुम झोंग परिवार की छोटी बहू हो, तो बदले का मौका तुम्हारे हाथ लगा है। केवल सच्चाई उजागर करके ही तुम अपने माता पिता का नाम साफ कर सकती हो। उस पल चिन लुआ की नजरें दृढ़ संकल्प के साथ सख्त हो गईं। अचानक बटलर ने उसे एक संदेश भेजा, जिसके जरिए उसे शाम के भोज बैंक्वेट के दौरान शामिल होने का निर्देश दिया गया था। वह मना करने हेतु तैयार थी, लेकिन अब जब उसने अपना मन बना लिया था, तो वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ती। उसने एक सामान्य हाई सोसाइटी सभा की उम्मीद की थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, हर मोड़ पर उसका सामना दुश्मनी के साथ हुआ। चालाक महिलाओं ने उसे सूक्ष्म तरीके से उकसाया, जबकि उसका दबंग पति ठंडेपन के साथ देखता रहा। चिनजार ने तो उस भोज के भीतर आने की जुर्रत की, जिसकी मेजबानी खुद झोंग मिंगहो कर रहा था, और सबके सामने चिन लुआ के सिर पर रेड वाइन उड़ेल दी। फिर वह एक अहंकारी और बेपरवाह अंदाज के साथ खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चिन लुआ ने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और मौके पर ही उस पर बरस पड़ी। उनकी तीखी बहस ने जल्दी ही झोंग मिंगहो का ध्यान खींचा। वह बीच बचाव करने हेतु आगे बढ़ने ही वाला था कि एक और चालाक औरत मिकुर ने उसका रास्ता रोक लिया। आप गंभीरता के साथ एक ऐसी महिला पर गुस्सा तो नहीं होने वाले जिसे सिर्फ बदकिस्मती दूर करने हेतु लाया गया है? उसने मीठे स्वर के साथ पूछा। चिंता का नाटक करते हुए उसने आगे कहा, यह बहनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा है, इसके बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर झोंग मिंगहो ने केवल एक हल्की मुस्कान दी
और बाहर रहने का फैसला किया। तभी भीड़ के बीच से एक कड़क आवाज गूंजी। कितना विडंबनापूर्ण है, झोंग परिवार की छोटी बहू को सताया जा रहा है और किसी की एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। भले ही वह साधारण पृष्ठभूमि के साथ आती हो, फिर भी उसने एक उचित मान्यता प्राप्त विवाह के जरिए झोंग परिवार का हिस्सा बनी है। युवा मास्टर झोंग के लिए अपनी पत्नी को दूसरों द्वारा अपमानित होते हुए शांति के साथ देखना वाकई आंखें खोलने वाला है। बोलने वाली यान शियाओ थी, जो येन ग्रुप की उत्तराधिकारिणी थी, और चिन लुआ वास्तव में हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके पक्ष के साथ खड़ा होगा। विशिष्ट मेहमानों के बीच तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई, जो एक अच्छे तमाशे के लिए उत्सुक थे। मिकुर ने उपहास करते हुए कहा, खैर, मुझे लगा कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पता चला कि यह शियाओ है। तुम देश वापस आ गई और मुझे बताया तक नहीं। यान शियाओ ने उपहास किया, और तुम असल के भीतर हो कौन? कोई तुच्छ इंसान। मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? इस प्रहार ने मिकुर के चेहरे का रंग उड़ा दिया और वह खुद को संभाल नहीं पाई। चिन लुआ ने मन ही मन सोचा, इस शियाओ का जरूर कोई बड़ा सहारा होगा। फिर भी झोंग मिंगहो के चेहरे पर वही मनोरंजन वाली मुस्कान थी, जैसे वह बीच के भीतर आने के बजाय तमाशे का आनंद ले रहा हो। उसी समय यान शियाओ ने चिन लुआ की ओर इशारा किया और झिड़कते हुए कहा, किसी आवारा कुत्ते द्वारा छींटे मारे जाने पर बस वापस चिल्लाना, इसका क्या फायदा? तुम्हें उसे निर्वस्त्र कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसका मालिक दोबारा कुत्ते को पट्टे के बिना छोड़ने की हिम्मत करता है। इस टिप्पणी ने किन परिवार को गुस्से के साथ भर दिया। मिकुर ने अपनी ओर इशारा समझते हुए सफाई देने की जल्दी की कि उसने किसी को वाइन डालने का आदेश नहीं दिया था। यान शियाओ ने उसके बहानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चिन लुआ का नाम जानने पर उसने अपना सीना ठोंका और घोषणा की, चिन लुआ मेरी दोस्त है। जो कोई भी उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा, उसे मुझे जवाब देना होगा। तभी झोंग मिंगहो उसके बगल के भीतर आया और हल्के से कहा, मिस येन, बीच बचाव हेतु धन्यवाद। यान शियाओ का चेहरा काला पड़ गया। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो पूरी तरह से करें, अगर नहीं करते तो उसे जाने दें, उसने ठंडे स्वर के साथ कहा। यहां तक कि उसने चिन लुआ को अपने साथ ले जाने की धमकी भी दे दी। झोंग मिंगहो ने केवल बेपरवाही के साथ देखा, जिससे यान शियाओ की नजर के भीतर उसकी छवि एक पत्थर दिल प्लेबॉय की बन गई। इस बीच कमरे के दूसरी तरफ मिकुर किन परिवार पर बरस रही थी। तुम लोग इतनी आसान चीज भी नहीं संभाल सकते, तुम किस काम के हो? बिना किसी चेतावनी के उसने उनमें से एक के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। किन परिवार का सदस्य गुस्से के भीतर होते हुए भी बेबस होकर हकलाने लगा कि उन्हें नहीं पता था कि येन शियाओ दखल देगी, और मिकुर से एक और मौके की भीख मांगने लगा। मिकुर ने उन्हें डांटते हुए भगा दिया, बाहर निकलो, तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। उस समय चिन लुआ ड्रेसिंग रूम के भीतर अपने कपड़े बदल रही थी। ऊपर देखते ही उसने देखा कि झोंग मिंगहो ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसका दिल धड़क उठा और सीने के भीतर घबराहट होने लगी। झोंग मिंगहो ने उनके बीच की दूरी कम कर दी, उसे तब तक पीछे धकेला जब तक कि वह खिड़की के साथ नहीं सट गई, और एक हाथ के जरिए उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए उसकी नजरें पैनी हो गईं। तुमने मेरे भाई के साथ शादी क्यों की? तुम क्या चाहती हो? चिन लुआ ने सफाई देने से इनकार कर दिया और जाने हेतु मुड़ी। झोंग मिंगहो की आंखों के भीतर चालाकी की एक चमक कौंधी और उसने उसकी ड्रेस के घेरे पर पैर रख दिया। वह लड़खड़ाई और फर्श पर गिरने ही वाली थी। पल भर के भीतर उसने उसे पकड़ लिया और मजबूती के साथ अपनी बाहों के भीतर खींच लिया। इस करीबी संपर्क ने चिन लुआ के गालों को शर्म के साथ लाल कर दिया। दुर्भाग्य से यह दृश्य किसी और ने नहीं बल्कि चालाक मिकुर ने देख लिया, और मुसीबत नहीं बढ़ाने की चाहत लिए चिन लुआ ने जल्दी से माफी मांगी और वहां से भाग गई। मिकुर की आंखें नफरत के साथ जल रही थीं। उसने चुपचाप कसम खाई कि वह उनका तलाक करवा कर रहेगी। उसने झोंग मिंगहो के पास लौटकर घनिष्ठता का दिखावा किया, लेकिन अंदर ही अंदर झोंग मिंगहो चुपचाप विजयी महसूस कर रहा था। चिन लुआ, तुम जितना दूर जाने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें उतना ही अपने पास बांध कर रखूंगा। इस बीच चिन लुआ पिछले बगीचे के भीतर अकेली बैठी उदास थी। तभी सामने के रास्ते के जरिए सुंदर नैन नक्श और आकर्षक सफेद बालों वाला एक लंबा आदमी आया। वह यान शियाओ का बड़ा भाई यान चिन था। चिन लुआ ने तुरंत यान शियाओ द्वारा उस दिन उसके पक्ष के भीतर खड़े होने के लिए आभार व्यक्त किया। चिन लुआ की यान चिन के साथ वह विनम्र बातचीत झोंग मिंगहो की नजरों के भीतर आ गई। मिकुर ने, जो हमेशा मौके की तलाश के भीतर रहती थी, आग को और भड़काने का मौका पकड़ लिया।
उसने हल्की चिंता दिखाते हुए सुझाव दिया कि उसे उनके बीच बाधा नहीं डालनी चाहिए। उसके मन के भीतर यह विचार था कि ऐसा करने से झोंग मिंगहो सिर्फ उसका होकर रह जाएगा। उसने लापरवाही के साथ जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। फिर भी उसके कदम सीधे उनकी तरफ ही बढ़े। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चिन लुआ की बांह पकड़ी और कहा कि वे घर जा रहे हैं। उसने अपने कंधे पर उसकी मजबूत पकड़ महसूस की और सोचे बिना नहीं रह सकी कि इस आदमी की आखिर समस्या क्या है। एक पल वह किसी चालाक औरत के साथ घुलता मिलता है और अगले ही पल उसे लेकर ईर्ष्या दिखाता है। पेड़ों के पीछे छिपी मिकुर का दिल यह नजारा देखकर टुकड़ों के भीतर बिखर गया। जैसा कि एक शीर्ष स्तर के उत्तराधिकारी से उम्मीद थी, झोंग मिंगहो की मौजूदगी और उसकी दौलत का प्रदर्शन चिन लुआ को हैरान करने हेतु काफी था। वाह! उसने अपने कर्मचारियों को एक शानदार भोजन तैयार करने का निर्देश दिया। चिन लुआ ने संयम बनाए रखने और भूख न होने का नाटक करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अंततः किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना के भीतर अधिक और तेजी के साथ खाना खाया। इस पर झोंग मिंगहो ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम खाकर मेरे परिवार को गरीबी के भीतर धकेल सको तो मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास हुनर है। चिन लुआ ने सावधानी के साथ स्थिति को भांपने की कोशिश की। यह जागीर बहुत बड़ी है, क्या हमारे पास अलग कमरे नहीं हो सकते? झोंग मिंगहो ने दो टूक जवाब दिया, यह पूरी जगह मेरी दादी के लोगों के साथ भरी हुई है। अलग कमरे? मुमकिन नहीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह सब हकीकत के भीतर बदलने वाला था? झोंग मिंगहो ने झोंग परिवार के भीतर शादी करने के असली कारण बाबत फिर से दबाव डाला। उसकी लगातार टिकी नजरों के तले चिन लुआ ने आखिरकार सच बता ही दिया, मैं बस उस व्यक्ति को खोजना चाहती हूं जिसने मेरे माता पिता की हत्या की और उसे न्याय के कटघरे के भीतर खड़ा करना चाहती हूं। एक बार काम पूरा होने के बाद मैं यहां से कुछ भी लिए बिना चली जाऊंगी। मैं झोंग परिवार से एक सिंगल सेंट भी नहीं लूंगी। यह जानकर कि वह कोई शैलो गोल्ड डिगर नहीं है, झोंग मिंगहो का सस्पिशन आखिरकार खत्म हो गया। मैं तुम्हें झोंग परिवार के सभी रिसोर्सेज का फुल एक्सेस दूंगा। उस कातिल को खोजने हेतु तुम्हें जो चाहिए इस्तेमाल करो। लेकिन चिन लुआ इतनी आसानी से स्वेड नहीं हुई। जब वह सो गया, उसने चुपचाप अपना ब्लैंकेट उठाया और सोफा पर चली गई। हालांकि वह इन्वेस्टिगेशन के भीतर मदद हेतु मान गया था, पर उसने अपनी एक कंडीशन रखी थी। 1 साल के भीतर उसे पत्नी के रूप के भीतर अपनी सभी ड्यूटीज पूरी करनी होंगी। उसने तो कॉन्फिडेंटली यह तक कह दिया, तब तक तुम मेरे प्यार के भीतर पागल हो जाओगी। क्या होगा अगर उसने सच में ऐसी कोशिश की? इस विचार मात्र से चिन लुआ के माइंड के भीतर स्कैंडलस इमेजेस चमकने लगीं। झोंग मिंगहो को खुद पर हावी न होने देने हेतु उसने अपने लिए 3 स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। फर्स्ट, उस रिडिकुलसली हैंडसम फेस से कभी प्रभावित नहीं होना। सेकंड, नजदीकी की वजह से अपनी हार्ट बीट को कभी बढ़ने नहीं देना। थर्ड, पहले और दूसरे रूल को बार बार दोहराना। उसे मानना पड़ा कि यह रिच यंग मास्टर खेल खेलना अच्छी तरह जानता है। तभी सोते हुए झोंग मिंगहो ने अपनी आंखें खोली। यह देखकर कि उसका इरादा बेड शेयर करने का नहीं है, उसके भीतर इरिटेशन की एक लहर उठी और वह उसकी तरफ चल दिया। उसके होठों पर एक स्लाई वुल्फिश स्माइल थी। अगली सुबह चिन लुआ को बहुत वेल रेस्टेड महसूस हुआ। न उसकी पीठ के भीतर दर्द था, न पैरों के भीतर थकान। झोंग मिंगहो ने फेनिंग इनोसेंस का नाटक करते हुए पूछा, क्या यह मेरा बेड नहीं है? तुम तो सोफा पर सो रही थी, फिर यहां कैसे पहुंची? चिन लुआ कंफ्यूजन के साथ पलकें झपकाने लगी और तुरंत इनकार कर दिया। वह ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती थी। चेहरा फ्लश होते ही वह कमरे से बाहर भाग गई। उसे जाते देख झोंग मिंगहो का मूड एकदम बढ़िया हो गया। वेडिंग की वजह से चिन लुआ ने कई दिनों से काम नहीं किया था। अगर उसने जल्द अर्निंग शुरू नहीं की तो उसकी चाची सड़कों पर आ जाएंगी। झोंग मिंगहो के असिस्टेंट ने उसे येन फैमिली की तरफ से एक इनविटेशन दिया। उसने सोचा कि पिछले बार की मदद हेतु उसने यंग मास्टर येन को अब तक थैंक यू नहीं कहा है। यह एक परफेक्ट चांस था। लेकिन जब उसे पता चला कि येन एस्टेट 50 किलोमीटर दूर है तो उसका होश उड़ गया। वहां तक टैक्सी का खर्च सैकड़ों के भीतर आता। असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए उसे झोंग परिवार के लग्जरी गैराज की तरफ इशारा किया। हाई एंड कारों की डैजलिंग लाइनअप देखकर चिन लुआ पहले तो एम्बेरेस्ड हुई, लेकिन अगले ही पल वह खुशी के साथ आहें भर रही थी। स्पोर्ट्स कार्स वाकई अलग लेवल की होती हैं। उस दिन वह कंपनी के भीतर काम पर लौटी। अपने हाथों के भीतर नियर परफेक्ट एडवर्टाइजिंग प्रपोजल देखकर उसे राहत मिली। कम से कम रेंट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन अचानक एक औरत उससे आ टकराई। किस्मत भी बड़ी क्रूर थी। वह उसके स्कमबैग एक्स बॉयफ्रेंड चेंग की मिस्ट्रेस थी।
उस ग्रीन टी ने नफरत के साथ ताना मारा, एक पुरानी मुर्गी जो अंडे नहीं देती। मेरे आदमी के लिए मुझसे मुकाबला करने का तुम्हें क्या हक है? चिनलुआ का सब्र टूट गया। तुम बस एक मिस्ट्रेस हो जिसने किसी और का बॉयफ्रेंड चुराया है, फिर भी इतना टफ बनने की हिम्मत? क्या 9 साल की पढ़ाई के भीतर तुम्हें मैनर्स का मतलब नहीं सिखाया गया? आसपास के लोग इस ड्रामा का मजा ले रहे थे। उस औरत ने साफ कह दिया कि वह चिनलुआ के हाथों से झोंक परिवार के सभी प्रोजेक्ट्स छीन लेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट डायरेक्टर उसका कजिन था। उसके कान के पास आकर वह फुसफुसाई, याद रखना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स और तुम्हारा आदमी सब मैं ले रही हूं। चिनलुआ गुस्से के साथ कांपने लगी। लग्जरी कार के भीतर वापस आकर उसने फ्रस्ट्रेशन के भीतर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। तभी उसे याद आया कि आज रात यानज बैंक्वेट है। गाउन खरीदना अब इम्पॉसिबल था, लेकिन असिस्टेंट की बताई कार के ट्रंक के भीतर ढेर सारे लग्जरी गुड्स भरे हुए थे। उसकी आंखों के भीतर गरीबी के आंसू आ गए। तो ये है अमीरों की विकेड वर्ल्ड, मुझे ये पसंद आया। इधर यान शियाओ घर के भीतर अपनी ड्रेस चुन रही थी। जब उसे पता चला कि चिनलुआ आ रही है तो उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना न रहा। उस वक्त चिनलुआ किसी टॉप टियर ब्यूटी क्लिनिक से निकली सुंदरी जैसी लग रही थी, इतनी ब्रेथ टेकिंग कि कोई भी उसके सामने फीका पड़ जाए। यान शियाओ ने दौड़कर उसे वार्म हग दिया और उसे अपने फैमिली एल्डर से मिलवाने ले गई। इसी बीच जोंग मिंगहो ने नोटिस किया कि वह गायब है और उसका चेहरा डार्क हो गया। वह उसे बताए बिना येन एस्टेट चली गई थी। उसके मन के भीतर एक ख्याल आया, जरूर वह उस प्रिटी बॉय से मिलने गई है जिससे वह गार्डन के भीतर मिली थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, शियाओ शियाओ कार निकालो, हम येन फैमिली के यहां जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मेरे सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत करती है। भोज के भीतर येन चिन ने पूरे हॉल का अटेंशन खींचते हुए अपनी बहन यान शियाओ का परिचय कराया, लेकिन सबकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब यान शियाओ किसी और के नहीं बल्कि चिनलुआ के साथ कंधा मिलाकर बाहर आई। उन दोनों की एंट्रेंस ने पूरे रूम को दंग कर दिया। जैसे ही चिनलुआ सामने आई, वहां मौजूद सोशलाइट्स और एलीट्स उसे नफरत के साथ देखने लगे। उन्हें यकीन था कि उसने किसी स्कीम के जरिए झोंग परिवार के भीतर अपनी जगह बनाई है। हालांकि यान शियाओ ने उन बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और आगे बढ़ी। आज मैं आप सभी का परिचय अपनी एक खास दोस्त के साथ कराना चाहती हूं। यह सुंदर और प्यारी चिनलुआ है। अब से जो कोई भी उसे परेशान करेगा, उसकी सीधी लड़ाई मुझसे होगी। यह सुनते ही मौकापरस्त भीड़ तुरंत चिनलुआ के करीब आने की प्लॉटिंग करने लगी। उसकी आंखों के भीतर आंसू चमकने लगे। यान शियाओ उसे इस सर्कल के भीतर घुलने मिलने में मदद कर रही थी। उसके सपोर्ट के साथ अपने पेरेंट्स की मौत का सच खोजना बहुत आसान हो जाएगा। अचानक यान शियाओ घूमी और उसे गले लगा लिया। मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगी। जोंग मिंगहो को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। कैसा रहेगा? मासूम चिनलुआ ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। यह सुनकर यान शियाओ स्मिटन हो गई और उसे ड्रिंक के लिए ले गई। नशे की हालत के भीतर भी वह उसे याद दिलाती रही, उस कमबैक झोंग मिंगहो को छोड़ दो। तभी झोंग मिंगहो वहां पहुंचा। चिनलुआ इतनी नाइव नहीं थी कि यह सोचे कि वह सिर्फ उसके लिए आया है, लेकिन अचानक उसने उसे अपनी बाहों के भीतर खींच लिया और कमांडिंग आवाज के साथ कहा, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, चलो हम घर जा रहे हैं। यान शियाओ खड़ी हुई और अपनी शार्प गेज उस पर टिका दी। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आज इनवाइट किया था। क्या तुमने मेरी परमिशन ली? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। जोंग मिंगहो ने उसे रत्ती भर भी फेस नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरी लीगल वाइफ है। क्या उसे घर ले जाने हेतु मुझे तुम्हारे जैसी छोटी बच्ची की अप्रूवल चाहिए? जब से उसने चिनलुआ को यान शियाओ से वापस लिया था, उसकी फीलिंग्स के भीतर कुछ बदल गया था। घर जाते समय दोनों शांत थे, लेकिन हवा के भीतर एक अलग सा एहसास था। ड्राइवर की वजह से चिनलुआ का बैलेंस बिगड़ गया और वह झोंग मिंगहो की बाहों के भीतर जा गिरी। उस क्लोज कांटेक्ट ने दोनों के दिलों के भीतर एक हलचल पैदा कर दी। अगली सुबह झोंग मिंगहो जल्दी जाग गया और सोती हुई चिनलुआ को लव स्ट्रक अंदाज के साथ देखने लगा। उसने चुपके से उसके 26 चेक्स को दबाया। कल रात के उस चोरी छिपे ले गए किससे उसका मन नहीं भरा था। वह सोच ही रहा था कि एक और किस कर ले। तभी चिनलुआ ने नींद के भीतर एक आवाज की, जिससे वह किसी अपराधी पिल्ले की तरह पीछे हट गया। जैसे ही चिनलुआ की आंखें खुलीं, वह शर्म के मारे चेहरा छिपाने लगी। ओह नहीं, वह फिर से उसके बेड के भीतर कैसे पहुंच गई? उसे नहीं पता था कि झोंग मिंगहो पीछे मुड़कर मुस्कुरा रहा है। उसने चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ने उसे रोक दिया।
खैर, कौन सी छोटी बिल्ली फिर से मेरे बेड के भीतर चढ़ाई है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। तुमने पूरी रात मेरे शरीर के हर इंच को छुआ और अब फायदा उठाकर भागना चाहती हो? इन शब्दों ने मासूम चिनलुआ को शर्मिंदगी के साथ वहां से भगा दिया। चिनलुआ नाश्ता छोड़कर सीधे काम पर निकल गई। अचानक एक लग्जरी कार गुजरी जिसने उस पर कीचड़ उछाल दिया। कार से उसका एग्ज चिनगांव एक स्मग स्मार्क के साथ बाहर निकला। लुआ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम अब भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती हो? उसे उस औरत के साथ देखकर चिनलुआ को घृणा महसूस हुई। उसके बगल के भीतर खड़ी ग्रीन टी वोंग लान ने अपनी लिमिटेड एडिशन सुपर कार का दिखावा किया। चिनलुआ का चेहरा शांत रहा, पर वह मन ही मन हंसी कि उसने कभी इस फ्री लोडिंग आदमी को पसंद किया था। कंपनी के एनुअल गाला के दौरान उसे नीचा दिखाने हेतु वोंग लान ने चिनगांव को अपना डेट बनाने की योजना बनाई। इसी बीच एक कलीग ने चिनलुआ से पूछा कि क्या उसने पार्टी हेतु कोई डेट चुना है, वरना जुर्माना देना होगा। उसके पास कैश की कमी थी और उसे सिर्फ जोंग मिंगहो का ख्याल आया। उसने सोचा, क्या वह अपनी प्राइड छोड़कर उस चिढ़ाने वाले आदमी से मदद मांगेगी? ऑफिस के भीतर उसके मैनेजर कजिन ने एक असफल प्रोजेक्ट का दोष चिनलुआ पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने करारा जवाब दिया। मैनेजर ने उसे 30% कमीशन का ऑफर दिया अगर वह प्रोजेक्ट ठीक कर दे। तभी उसकी चाची का फोन आया। चिन गुआमिन और उसकी पत्नी उसके पेरेंट्स का सामान छीनने आए थे। उन्होंने चाची द्वारा 10 साल पहले लिए गए कर्ज का IOU दिखाया ताकि लुआ पर तलाक हेतु दबाव डाल सकें। चिनलुआ ने डटकर मुकाबला किया और महीने के अंत तक पैसे चुकाने का वादा किया। उसने प्रोजेक्ट हाथ के भीतर ले लिया ताकि मिड ईयर बोनस एडवांस के भीतर मिल सके। काम के बाद उसने सोचा कि वह फिर से नींद के भीतर उस परवर्ट के बेड के भीतर न चली जाए, इसलिए उसने खुद को बैंडेजेस के साथ लपेटना शुरू किया। तभी जोंग मिंगहो पीछे से आ गया। घबराहट के भीतर चिनलुआ गिर गई और पट्टियां उसके चारों तरफ कस गईं। यह साइट देखकर जोंग मिंगहो का कंट्रोल खोने लगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह की चीजें पसंद हैं। उसने उसे एक डोमिनेरिंग किस के भीतर जकड़ लिया। चिनलुआ ने उसे धक्का दिया। परवर्ट, ये क्या कर रहे हो? वह होश के भीतर आया और अपनी नोज ब्लीड का बहाना बनाकर वहां से चला गया। उस रात जोंग मिंगहो ने देर तक काम किया। जब वह कमरे के भीतर वापस आया तो उसने लुआ को एक मम्मी की तरह कसकर लिपटा हुआ पाया। उसका मूड तुरंत खराब हो गया। गंभीरता से ऐसे बंधी हुई जैसे मैं कोई शिकारी हूं। आखिर कौन सही दिमाग वाला उसके साथ बिस्तर साझा करना चाहेगा? वह यकीन करने को तैयार नहीं था कि वह अकेले सो नहीं सकता, लेकिन हकीकत के पास दूसरे प्लान थे। उसे सोते हुए देखते हुए उसके अंदर चिढ़ उफान मारने लगी। अगर वह बिस्तर साझा नहीं करना चाहती तो वह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे बच न सके। अगली सुबह लुइस ने आलसीपन से खिंचाई की, सोचते हुए घमंड से, इस तरह बंधी हुई तो कोई तरीका नहीं कि मैं फिर नींद में उसके बिस्तर में चली गई। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह जम गई। यह तीसरी बार था जब वह उस बेशर्म आदमी के ठीक बगल में जागी थी। जीन मिंगहो मुस्कुराया। तुम सच में खेलना जानती हो? हाँ, पहले खुद को बांध लिया ताकि मुझे ललचाओ, फिर आधी रात को मेरे बिस्तर में घुस आई। मेरी सेल्फ कंट्रोल की परीक्षा ले रही हो क्या? लुई कुछ भी करने को तैयार थी, बस जमीन में धंस जाना। इस बार कोई बहाना नहीं बनता। जीन मिंगहो ने उसके सामने बिना किसी झिझक के कपड़े बदले। मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूं। सुना है तुम्हारी कंपनी का वार्षिक पार्टी आने वाला है और मुझे ठीक उसी समय फ्री होना है, तो वह बोल पाता इससे पहले लुई ने बीच में टोक दिया। रिलैक्स, मैं निश्चित रूप से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। उसका जबड़ा सख्त हो गया। गंभीरता से, यह औरत कितनी घनी है। मैंने तो खुलकर कह दिया। लुई वही दूसरी तरफ सोच रही थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। फिर भी पूरे घर को खुद के लिए सोचते ही उसका मूड अच्छा हो गया। जैसे ही जोंग मिंगहो चले गए, उसने यान शियाओआ को अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती के लिए बुला लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चिन गांव और उस ग्रीन टी सांप लुआ के स्कैमबैग एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड से टकरा जाएगी। उनकी बातचीत सुनकर शियाओआ को पता चल गया कि वे कौन हैं। गर्वीली और तीखी जुबान वाली होने के नाते वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। तभी लुई ड्रिंक्स लेकर लौटी और सीधे उनसे टकरा गई। वह बुदबुदाई, शानदार, ये पागल फिर मिल गए, जैसे बुरे सिक्के। हर बार जब वे लुई को देखते तो जिंदा हो जाते, जहर उगलते और कहानी इतना तोड़ मरोड़ देते कि सुनने वाला सोचे कि चीटिंग तो उसने ही की थी। लुआ ने उनके लेवल पर जाने से मना किया और चली जाने को मुड़ी, लेकिन यान शियाओआ का सब्र टूट चुका था। उसने सीधे उन दोनों पर उंगली उठाई और गरज पड़ी,
तुम दोनों अविश्वसनीय हो, चीटिंग करके विक्टिम बनो। स्कैम बैग, थोड़ी सी खुद की पहचान रखो। लाइन तोड़ना बुरा है ही, लेकिन हर बार मुंह खोलो तो कचरा ही निकालते हो। और तुम होम रेकर बनने का फैसला किया। शर्म नहीं आती? भीड़ तालियां पीटने लगी। यह चीटर्स को चीरने वाला लाइव ड्रामा था और ग्लोरियस था। चिनो का चेहरा गुस्से से तड़प उठा। तू किसकी छुटकी है? चुप रह, यह बड़ों का मामला है। वह और बोल पाता इससे पहले शियाओआ ने लुई के हाथ से पानी का गिलास छीन लिया। बिना हिचकिचाहट के उसने उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। बेशर्म कचरा। सच में यह लड़की बेधड़क थी। मुसीबत हो तो सीधे कूद पड़ती। भीड़ ने उत्साह से फोन निकाल लिए, ड्रामा ऑनलाइन पोस्ट करने को तैयार। शियाओआ ने लुई की ओर चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तो वार्षिक पार्टी के लिए अभी भी डेट नहीं है ना? लुई जम गई, बोलने को कुछ सूझा नहीं। रिलैक्स, मैं संभाल लूंगी। अगर स्पॉटलाइट चुराना है और क्वीन की तरह एंट्री मारनी है तो सिर्फ एक चॉइस है, मेरा दूसरा भाई यानचिन। लुई सच में मना न कर सकी, लेकिन यानचिन को पार्टी ले जाने का ख्याल आते ही सोचने लगी, क्या उस पागल को हस्बैंड का दिमाग न उड़ जाएगा दूर देश में बिजनेस ट्रिप पर जे? मिंघो छींकते ही रहा। एक बुरा एहसास उसे घेरने लगा। बटलर की ओर इशारा करते हुए बड़बड़ाया, यहां का लैंडस्केपिंग ज्यादा है, इतना हरा भरा, बेचैनी हो रही है। बिना कुछ कहे वह पैकिंग करने लगा। अगर अभी वापस न लौटा तो उसकी वाइफ किसी और के साथ भाग न जाए। दरवाजे से घुसते ही वह सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा। वहां लुआ थी, दुनिया से बेखबर सो रही। मिंघो ने भौहें सिकोड़ी। उसने कहा था कि वह जा रहा है, तो फिर वह सोफे पर आज्ञाकारी क्यों सो रही है? उसने हाथ बढ़ाया, गाल नोचा और त्वचा को छुआ, जैसे चेक कर रहा हो कि असली है या नहीं। गंभीरता से, मिंघो, सोते हुए चोरी से किस्सा करना बंद करो। तुम शर्मीले दबे हुए आदमी की परिभाषा हो। रात को बिना वाइफ के सो नहीं सकता। दिन में उसे सोफा लेने को कहता है, लेकिन आधी रात को चुपके से बिस्तर में ला लेता है। प्राइड कंफर्ट से ऊपर, लेकिन आग से खेलो तो जलना ही है। उस रात जैसे ही उसने उसे फिर बिस्तर पर उठाया, लुई की आंखें खुल गईं और वह चीखी, तू कौन सा मेंढक है? जब उसे पता चला कि मिंघो है तो वह जम गई, सोचकर कि फिर नींद में घूम गई। बिना बोले जोंग मिंघो ने उसे उठाया और सोफे पर पटक दिया। गंभीर चेहरे से बोला, ओ तू तो बोल रही है। मेरे बिस्तर में चढ़ाई, मुझे सोने की जगह ही नहीं मिली। उसका बेतुका बहाना लुई को हैरान कर गया। सोफा पिल्लो को गले लगाते हुए उसने महसूस किया कि गर्म है, लेकिन उसे यकीन था कि वह यहीं सो रही थी। लाल हाथ लगते लगते बचा, मिंघो बाथरूम में भागा। दरवाजे से टेक लगाकर दिल जोरों से धड़क रहा। सीने पर थपथपाते हुए बुदबुदाया, घबराने की क्या बात, वह मेरी वाइफ है, साथ सोना अजीब नहीं। रात गहरी हो गई, दोनों अपनी अपनी जगह पर रहे। वह बच्चे की तरह सो गई। वह करवटें बदलता रहा जब तक कि उसे गले न लगा ले। अच्छी नींद के लिए दृढ़ संकल्प से उसने पूरा सोफा घसीटकर अपने बिस्तर के बिल्कुल बगल में रख दिया। तकनीकी रूप से बिस्तर साझा नहीं कर रहे थे, लेकिन फासला न के बराबर था। उसके मन में यह लाइन क्रॉस नहीं था। उसने हाथ फैलाया, इंतजार किया कि वह करवट लेकर उसके आगोश में आ जाए। इस आदमी की चालाकियां की कोई सीमा नहीं। सुबह जब लुई ने आंखें खोली तो पहली चीज जो दिखी वह जोंग मिंघो का बेहद हैंडसम चेहरा। वह झटके से उठ बैठी। रुक, क्या मैं फिर उसके बिस्तर में चली गई? मतलब मैं उसके लुक्स की भूखी हूं सबकॉन्शियसली? नीचे देखा तो वह अभी भी सोफे पर थी। सांस ली, लेकिन फिर एहसास हुआ, रुको, क्या मैंने नींद में फर्नीचर भी हिला दिया? सोफा वापस जगह पर धकेल कर वह युद्ध लड़कर थक गई। तभी कंपनी ग्रुप चैट में बड़ा ऐलान आया, इस साल का वार्षिक गाला में वीआईपी गेस्ट होगा। मिकुर लुआ स्तब्ध। ऊपरी सर्कल की कुख्यात फेक इनोसेंस क्वीन, ऊपर से नोटिस बोल्ड और अंडरलाइन, मेल पार्टनर लाओ वरना ईयर एंड बोनस बाय बाय। वह पानी पीते हुए इतना घुटा कि लगभग मर ही गई। मिंघो, जो साफ साफ सुन रहा था, मन ही मन मुस्कुराया। डेट के लिए और कौन अगर मैं ना? 10 मिनट बाद जोंग मिंघो चिढ़ रहा था, यह औरत मुझे डेट के लिए क्यों नहीं मना रही? हताश होकर उसने मिकुर का वॉइस मैसेज चलाया, भाई शुक्रवार को फ्री हो, बैंक्वेट के लिए डेट चाहिए। वह कैजुअली रिप्लाई करने का नाटक किया, शुक्रवार? हां, टाइम बताऊंगा। यह छोटा ड्रामा लुई को हल्का सा दुखी कर गया। अगर यान एयर के साथ उनसे टकराई तो इस्तीफा दे दूं। सोचकर कि पार्टनर नहीं है, मिंघो ने नेकी से अपना ड्राइवर सुझाया। शियाओ शियाओ। लुई ने आंखें घुमाई, तू मुझे ले जा, मैं यान एयर को।
बाद में जब पता चला कि डेट यान है, मिंगहो को यकीन हो गया कि यान शियावा की करतूत है। यान को आने से रोकने के लिए कुछ भी करो। गाला की रात यान चेन की कंपनी में अचानक प्रॉब्लम आ गई। लास्ट मिनट कैंसिल। लुआ स्तब्ध। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में किस पर भरोसा करे? दांत पीसकर सामना करना पड़ेगा। एक को वर्कर ने अकेली देखकर पूछा, अकेले आई? डेट नहीं मिला क्या? लुई बोल पाती इससे पहले वह बेशर्म जोड़ा कहीं से निकल आया, नकली सहानुभूति से भरी आवाज में तंज कसते हुए, अरे वाह, ये कौन दयनीय आत्मा है? कंपनी गाला में डेट नहीं? लगता है बोनस गया। चलो चिन लुई। तो क्या अगर तुम कंपनी की स्टार प्लानर हो, इस साल का गाला एक बड़े पार्टनरशिप को बना या बिगाड़ सकता है। अगर हमें शर्मिंदा किया तो अपनी भविष्य के लिए दुआ कर लेना। लुई ने भौं भी नहीं सिखाई। वह तो पहले ही सीख चुकी थी कि इस तरह के तीरों को आवारा कुत्ते की भौंकने की तरह इग्नोर कर दे। गाला आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। बॉस और उनकी वाइफ स्टेज पर डींग हाँकते हुए, डेट लाओ और तुम दोनों को हमारी जैसी खुशी मिल जाएगी। जोरदार तालियों के बीच मिकुर किलर हील्स में एंट्री मारी, मीठी मुस्कान के साथ। अब चलो रात भर डांस करते हैं। भीड़ में वोंगलान ने जानबूझकर आवाज ऊंची की। लुआ पर सीधा वार किया। एग्जीक्यूटिव्स को आखिरकार नजर पड़ी। लुई सच में अकेली आई थी। वोंगलान ने आग लगाई और गॉसिपर्स ने अपनी नुकीली बातें जोड़ दी। अपना मौका भांपकर मिकुर की मुस्कान शहद जैसी हो गई। क्या तुमने अभी झोंग के यंग मास्टर से शादी नहीं की? फिर अकेली क्यों? उसकी टोन तेज हो गई। यह तुम्हारी कंपनी की कल्चर है कि डेट के साथ आओ या बॉस की अथॉरिटी को चैलेंज कर रही हो? अकेली और घिरी हुई लॉ वेस्ट ने गुस्सा निगला, खुद को संयमित रखा। बॉस ने मौका देखा और बोला, यह गाला मेरी वाइफ को खुशी देने के लिए है। अगर डेट नहीं है तो रात को छुट्टी ले लो, अभी चली जाओ। यहां स्वागत नहीं। दोनों ग्रीन टी साजिश करता मुस्कुराईं। उनकी घमंडी हंसी सबको दिख रही। जैसे ही सब उसकी बेइज्जती देखने को तैयार थे, दरवाजे से एक गहरी आत्मविश्वासी आवाज गूंजी। किसने कहा कि उसके पास डेट नहीं है? सबके सिर घूम गए। झोंग मिंगहो टेलर्ड सूट में तेज तर्रार एंट्री मारकर आया। उसकी मौजूदगी कमरे पर छा गई। उसका टाइमिंग परफेक्ट था। नादान लुई को पता नहीं था कि यह कैलकुलेटेड था। उसका दिल अचानक राहत से भर गया। मिकुर तुरंत उसके पास दौड़ी। लियू युआ का पेट डूब गया। तो मैं गलत सोच रही थी, लेकिन जोंग मिंगहो की नजरें बर्फीली थीं। मिकुर, तुम्हें गलत फहमी हो गई। मैं गाला में आया हूं, लेकिन कभी नहीं कहा कि तुम्हारा डांस पार्टनर बनूंगा। फिर उसने लुआ की ओर मुड़ा। उसका हाथ गर्मजोशी से पकड़ा, जो उसे स्तब्ध कर गया। सॉरी लेट होने के लिए माय लव। मीठे शब्दों ने उसके बिना सुरक्षा वाले दिल पर चुपके से हमला किया। बचपन से अनाथ लुई ने कभी किसी के मजबूत साथ का दुर्लभ गर्मजोशी महसूस नहीं किया था। चमकदार लाइट्स के नीचे दोनों ने परी कथा से निकले सीन की तरह डांस शुरू किया। फिर भी उसके मन में एक छोटी आवाज पूछ रही थी, वह आदमी जो आमतौर पर उसके साथ ठंडा बोलता है, अचानक इतना कोमल क्यों? लेकिन उस पल उसकी दीवारें गिर चुकी थीं। डांस खत्म होने पर वह पूछ ही बैठी, क्या तुमने मिकुर को वादा नहीं किया था कि उसके डेट बनोगे? झोंग मिंगहो ने जैसे सहज बात हो बोला, अगर मैं उसका डेट होता तो तुम आज रात रो रो कर सोती। वह करीब आया, आवाज धीमी, आज मैंने तुम्हें बचाया, थैंक यू तो बनता है ना? तो यह चालाक सीओ का मकसद था। लुआ का दिल जोरों से धड़का जब उसने पूछा, तो कैसा थैंक यू चाहिए? उसने सिर्फ होंठों पर चालाक मुस्कान फैलाई, इंतजार करूंगा। जानबूझकर रुकावट ने उसके दिमाग को कल्पनाओं में भटका दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, देने को सिर्फ खुद। उसके गाल लाल हो गए। क्या वह उसी की बात कर रहा था? गाला में उसे बचाते हुए की याद आई और विचार घूमने लगे। वह इतना हैंडसम और अमीर है, और यही तक एपिसोड एंड हो जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। भले ही ऐसा हो, शायद यह कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अपनी कल्पनाओं में खोई हुई वह तब चौंक गई जब झोंग मिंगहो ने अचानक दरवाजा धकेल कर खोला। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लुवी हकलाते हुए बोली, मत आओ। यहां तक कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था और वह पीछे की ओर खिसक रही थी। झोंग मिंगहो की नजरें उसकी नजरों से मिलीं और उसने सहजता से कहा, बस तुम्हारे पजामे लाने आया था। लुवी ने राहत की एक छोटी सी सांस ली। हालांकि गहराई में वह निराशा की एक हल्की सी टीस से इनकार नहीं कर सकी। झोंग मिंगहो ने निश्चित रूप से उसे एक खुली किताब की तरह पढ़ लिया था। तभी अचानक उसका टखना मुड़ गया और वह सीधे उसकी बाहों में जा गिरी।
कुछ नरम सा उससे टकराया। उसके होंठ, उस अप्रत्याशित चुंबन ने दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। सॉरी, वह जल्दी से फुसफुसाई और पीछे हट गई। वह आदमी जो हमेशा से एक चतुर खिलाड़ी था, मन ही मन मुस्कुराया। तो यह तुम्हारा शुक्रिया कहने का तरीका है? मेरे साथ हार्ड टू गेट खेल रही हो। अगले ही पल उसने आगे बढ़कर उसे दीवार से सटा दिया। उसने उसे दूर धकेलने के बारे में सोचा, लेकिन उसके शरीर ने हिलने से इनकार कर दिया और फिर वह खो गई। उसके दबंग और जोशीले चुंबन में पूरी तरह से बह गई। उसकी आवाज उसके कान के पास एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। मेरी छोटी पत्नी, फायदा उठा रही हो और अब भागने की कोशिश कर रही हो? जहां तक तुम्हारे शुक्रिया का सवाल है, आज रात आराम करो, कल खुद को मुझे सौंप देना। इन शब्दों ने उसके दिल को जोर से धड़का दिया। खुद को उसे सौंप देना। सिर्फ इस विचार ने ही उसके गालों को लाल कर दिया। एक ने चिढ़ाने की हिम्मत की तो दूसरे ने कल्पना करने की। दोनों एक ऐसी दुनिया में उलझ गए जो उनके अलावा किसी और की नहीं थी। उस दिन जोंग मिंगहो ने फैसला किया कि समय सही है और लुवी को अपनी दादी से मिलवाने ले गया। लेकिन गर्मजोशी से स्वागत के बजाय बूढ़ी औरत के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने लुवी के पेट में कोई हलचल, गर्भावस्था न होने के लिए उन्हें डांटा और यहां तक कि संकेत दिया कि उसे झोंग मिंगहो की शादी उसके छोटे भाई की जगह कराने का पछतावा है। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि जब से लुवी झोंग परिवार में आई है, मिंगहो के छोटे भाई झोंग मिंगा को लंबे समय से कोई दौरा नहीं पड़ा था। लेकिन एक दादी जिसे केवल अपना परपोता गोद में लेने की चिंता थी, उसके पास मिंगहो की चापलूसी के लिए धैर्य नहीं था। उसकी आवाज दृढ़ थी, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर लुवी 1 साल के भीतर झोंग परिवार के बच्चे के साथ गर्भवती नहीं होती है तो तुम उसे तलाक दे दोगे? मिंगहो की आज्ञा न मानने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हताशा उसे खाए जा रही थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने कल रात ही उसे अपना बना लिया होता। इसी बीच लुवी झोंग परिवार की विशाल जागीर में एक जिज्ञासु यात्री की तरह घूम रही थी, दृश्यों का आनंद ले रही थी, जैसे कि वह कोई छिपा हुआ स्वर्ग हो। तभी पीछे से एक हंसमुख आवाज आई, जिससे वह ठिठक गई। झोंग मिंगहो कब से इतना धीरे बोलने लगा और उसे उस नाम से पुकारने लगा। वह मुड़ी तो उसका सामना एक मासूम, लड़कपन भरी मुस्कान से हुआ। उसी पल उसे पता चल गया कि यह वह ठंडा, गणना करने वाला इंसान नहीं था। यह झोंग मिंगा था, उसका छोटा भाई, वह आदमी जिससे उसकी शादी मूल रूप से होनी थी। मिंगा करीब आया, उसका लहजा गर्म और खुला था। दीदी, अगर आपको यह जगह पसंद है तो हम अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको पसंद करता हूं। क्या आप अक्सर आएंगी? लुवी यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह उतना मूर्ख नहीं था जितना कि अफवाहों में कहा गया था। वास्तव में वह दिल से एक मासूम लड़का था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए साथ दिया। मैं अक्सर आऊंगी, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। हालांकि बटलर घबराया हुआ लग रहा था और मिंगा को उसके कमरे में वापस ले जाने की कोशिश कर रहा था। मन ही मन लुवी ने आह भरी। एक जैसा चेहरा, लेकिन बिल्कुल अलग एहसास। काश झोंग मिंगहो इतना कोमल होता। तभी एक दासी दबे पांव उसके पास आई। दूसरे छोटे मालिक के ज्यादा करीब न जाना ही बेहतर है। अगर उन्हें याद आ गया कि 18 साल पहले क्या हुआ था तो वह अपना आपा खो सकते हैं। लुवी ने फैसला किया कि उसे और जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे परिवार में जिज्ञासा खतरनाक थी। वापसी के रास्ते में झोंग मिंगहो ने कुछ दुर्लभ किया। उसने सांत्वना दी, तुम्हें दादी के आसपास इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। उसने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। तो वह समझदार भी हो सकता था। शायद उसने उसे गलत समझा था। फिर वह उसकी ओर झुका। उसकी आवाज धीमी और जानबूझकर की गई थी। आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पर मेरा कुछ आभार बकाया है? दिन के उजाले में उसके शब्दों ने उसके गालों को गरमा दिया। उसने दूसरी तरफ देखा। ठीक है, मेरे साथ कहीं चलो। जल्द ही दोनों झोंग परिवार के निजी समुद्र तट पर पहुंच गए। चमकती लहरों को देखते हुए मिंगहो के मन में यादें ताजा हो गईं। बरसों पहले यही वह जगह थी जहां वह और उसका भाई सबसे ज्यादा खेलना पसंद करते थे। 18 साल पहले हुई उस घटना के बाद से उसके छोटे भाई ने यहां कभी कदम नहीं रखा था। अब सब कुछ बदल गया था। भाइयों के बीच के वे बेफिक्र दिन अब सिर्फ एक धुंधली याद थे। लुवी यह सोचने से खुद को रोक नहीं सकी कि आखिर 18 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इस समुद्र तट को प्रतिबंधित भूमि में बदल दिया था। शायद वह वही था जिसने सबसे गहरा घाव सहा था। इस विचार ने उसे सहज रूप से आगे बढ़ने
और झोंग मिंघो को अपनी बाहों में भरने के लिए मजबूर कर दिया। शायद वह इतना बुरा भी नहीं था। वह हल्का सा मुस्कुराया। तो शुक्रिया कहने का तुम्हारा यही विचार है? उसकी नजर कोमल हो गई। मेरी चाची कहती थी, अगर कोई रोना चाहता है तो एक आलिंगन उसे बेहतर महसूस करा सकता है। उसने उसके माथे को धीरे से थपथपाया, एक ऐसी गर्माहट के साथ मुस्कुराते हुए जिसने उसे हैरान कर दिया। मुझे शांत करना उतना आसान नहीं है जितना तुम समझती हो, लेकिन अगर यह तुम्हारी कोशिश करने का तरीका है तो मैं कहूंगा कि इसने काम किया। उनकी आंखें मिली। कोई भी नजर हटाने को तैयार नहीं था। वह उसे जितना देखता उसे वह उतनी ही आकर्षक लगती। धीरे धीरे, लगभग अपनी इच्छा के विरुद्ध, वह उसके होठों के करीब झुका। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी दिल की धड़कन नियंत्रण से बाहर हो रही थी। समुद्री हवा के साथ नमकीन हवा उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी में और गहरा ले गई, जब तक कि कुछ और अस्तित्व में नहीं रहा। कल उसने लुवी को बमुश्किल पहचाना था। आज उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसकी पहुंच से बाहर हो। इस घटिया पूर्व प्रेमी ने कभी उसके मामूली जीवन का मजाक उड़ाया था और इसके बजाय धोखा दिया था। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा चमकते हुए देख, जबकि उसकी प्यारी प्रेमिका दिन ब दिन असहनीय होती जा रही थी, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। विशिष्ट मूर्ख कभी नहीं बदलते। बेशर्मी से वह उसे वापस पाने की भीख मांगने आया, एक दयनीय नाटक कर रहा था। उसने दावा किया कि उसकी धोखाधड़ी मजबूरी थी और कसम खाई कि लुवी ही एकमात्र महिला थी जिसे उसने वास्तव में प्यार किया था। उसने अपने ब्रेकअप के लिए अपनी वर्तमान प्रेमिका वोंग लैन को भी दोषी ठहराया और कसम खाई कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगा। अपनी तथाकथित वफादारी साबित करने की बेताब कोशिश करते हुए लुवी यह सब नहीं मान रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे और उसके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे दोबारा कभी परेशान मत करना। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने अचानक उसे पकड़ लिया, जिससे उसका टखना एक तेज आवाज के साथ मुड़ गया, जिससे वह दर्द से कराह उठी। चिनगांव, यह एक कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं, और निश्चित रूप से तुम्हारा खेल का मैदान नहीं। कुछ सम्मान दिखाओ। उसने एक बार फिर उसका हाथ झटक दिया। उनके चारों ओर सहकर्मी घृणा में फुसफुसा रहे थे। कितना बेशर्म है, ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स के पीछे पड़ा है। पता चला कि रिसेप्शनिस्ट ने कंपनी के ग्रुप चैट में एक मैसेज डाला था। लुवी का घटिया पूर्व प्रेमी वापस आने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वोंग लैन, जिसे सच्चाई का पता नहीं था, उसने मान लिया कि लुवी गांव के पीछे भाग रही है और उसे सबक सिखाने का जोर शोर से वादा किया। वह तेजी से आई और लुवी की ओर उंगली उठाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे गांव को फिर से बहकाने की कोशिश कर रही हो? उसने अपना हाथ उठाया, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए तैयार। जैसे ही थप्पड़ पड़ने ही वाला था, एक हाथ आगे आया और वोंग लैन की कलाई पकड़ ली। यह यान शियाओ थी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। लुवी के एक भी बाल को छुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें पछतावा हो। लुवी की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित यान शियाओ ने अपने परिवार के माध्यम से उसी कंपनी में काम करने की व्यवस्था की थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह बीच बचाव कर सके। वोंग लैन तुरंत जम गई। वह जानती थी कि येन परिवार उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। बिना एक शब्द बोले उसने चिन गांव को कान से पकड़ा और वहां से भाग गई। यान शियाओ उनके पीछे जाने लगी, लेकिन लुई ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाया। वे मुस्कुराए और गले मिले। अंदर ही अंदर यान शियाओ ने एक खामोश वादा किया, वह चाहे कुछ भी हो जाए, लुई को झोंग मिंघो से छीन लेगी। इसी बीच अपने कार्यालय में झोंग मिंघो ने अपने सहायक से लुई को परेशान किए जाने की रिपोर्ट सुनी। उसकी हथेली डेस्क पर जोर से लगी। उसका चेहरा गड़गड़ाहट की तरह काला पड़ गया। लगता है कुछ लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, उसने ठंडे स्वर में कहा। पार्किंग में चिनगांव मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे पता होता कि लुई की इतनी मांग है तो मैं उस ग्रीन टी वोंग लैन पर अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी कार को अनलॉक कर पाता, उसे एहसास हुआ कि रिमोट काम नहीं कर रहा है। ऊपर देखने पर उसने देखा कि उसकी गाड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। जब गांव अभी भी अपनी किस्मत को कोस रहा था, काले कपड़ों में पुरुषों का एक समूह चुपचाप उसके पीछे आ गया। इससे पहले कि वह मुड़ पाता, उसके सिर पर एक बोरी डाल दी गई। एक जोरदार मुक्का सीधे लगा। उसके बाद एक बेरहम प्रहार, जिसने उसे दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वे जाने लगे, उनमें से एक आदमी ने उसकी ओर कुछ फेंका। यह तुम्हारा मेडिकल बिल है,
अगली बार हमारे बॉस की औरत के साथ छेड़छाड़ की तो तुम सांस लेने लायक नहीं रहोगे। चिनगांव, जिसका चेहरा अब सूझकर पहचानने लायक नहीं रह गया था, हकलाते हुए बोला, मैं नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं करूंगा। हालांकि अंदर ही अंदर वह सुलग रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि लुवी का तथाकथित बॉस के साथ क्या संबंध था और यह पिटाई उसे अचानक लगी थी। इसी बीच जोंग मिंघो लुवी की कंपनी पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के और पूरे ऑफिस के सामने उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। लुवी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे नीचे उतारो, सब देख रहे हैं, वह फुसफुसाकर बोली। लेकिन जोंग मिंघो को उन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने सहकर्मियों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच उसे इमारत से बाहर ले जाया गया। वह चाहती थी कि वह जमीन में समा जाए। यह आदमी एक अप्रत्याशित बदमाश है, उसने सोचा। हमेशा मेरा फायदा उठाने का बहाना ढूंढता रहता है। रास्ते में जोंग मिंघो करीब झुका और धीमी आवाज में आदेश दिया, मुझे मिस्टर जोंग कहना बंद करो, मेरा नाम लो। लुवी ने शर्माते हुए अपनी सहमति दी और कार की खिड़की की ओर मुड़ गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। जोंग मिंघो ने अभी भी खुद से यह मानने से इनकार कर दिया कि वह उसके प्यार में पड़ गया है। मन ही मन दोहराता रहा कि उससे शादी करना बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं था। जैसे ही वे घर पहुंचे, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसके घायल पैर को पकड़ लिया। मैं और क्या कर रहा हूं? मैं इस पर दवा लगा रहा हूं। बस एक पल के लिए सह लो, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन अप्रत्याशित रूप से कोमल थी। आह, वह हाँफ उठी जैसे ही एंटीसेप्टिक ने उसकी त्वचा को छुआ। नहीं। वह अचानक रुकी हुई चीख हवा में तैर गई, जिससे वह पल असहनीय रूप से अंतरंग हो गया। इससे पहले कि वह समझा पाती, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में कस गईं। उनकी सांसें मिल गईं। दिल की धड़कनें एक साथ धड़कने लगीं। जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका, वह धीरे से हंसा। वे कहते हैं कि चूमने से दर्द दूर हो जाता है। क्या सिद्धांत का परीक्षण करना चाहती हो? उसे घबराया हुआ देखकर, विरोध करने और हार मानने के बीच झूलते हुए, वह जानता था कि उसका आकर्षण काम कर रहा है। बिना किसी और शब्द के उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आज रात, उसने घोषणा की, तुम मेरे बिस्तर पर सो रही हो? लुवी का दिल उथल पुथल में था। वह मना करने ही वाली थी कि जोंग मिंघो ने बात काट दी। अगर तुम सोफे पर सोती हो और आधी रात को मेरे बिस्तर पर रेंगती हुई आती हो तो तुम्हारी चोट और खराब हो जाएगी। मासूमियत से उसने पूछा, फिर अगर मैं बिस्तर ले लूंगी तो आप कहां सोएंगे? यह महसूस करते हुए कि यह कैसा लग रहा था, उसने जल्दी से संयम के साथ जोड़ा, मैं इसके बजाय गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, मैं खुद की रक्षा करना सुनिश्चित करूंगा। इस टिप्पणी ने उसे कानों तक लाल कर दिया। क्या वह नहीं थी जिसे सुरक्षा की जरूरत थी? रात होते ही वह उसकी बाहों में सो गई, पहले से कहीं ज्यादा गहरी नींद में। जोंग मिंघो ने उसके बालों की कोमल खुशबू को महसूस किया, शांति से उस पल का आनंद लेते हुए, जैसे कि वे एक साथ लिपटे हुए रात बिता रहे हों। अगले दिन ऑफिस में यान शियाओ अभी भी उसकी चोट को लेकर परेशान थी। तभी हमेशा की तरह कष्टप्रद वोंग लैन फिर से प्रकट हुई और उपहास करते हुए बोली, एक छोटी सी चोट पर इतना हंगामा, कोई सोचेगा कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है? यान शियाओ ने बर्फीली मुस्कान के साथ पलटवार किया, यह लहजा जारी रखो और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें पता चले कि हड्डी टूटने पर कैसा महसूस होता है। वोंग लैन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लुवी ने शांति से कहा, यह मेरा निजी कार्यालय है। अगर आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो कृपया चली जाइए। वोंग लैन ने घमंड से देखते हुए डेस्क पर एक शानदार निमंत्रण पत्र पटका। गांव और मैं शादी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगी और हमारे सबसे खुशी के पल की गवाह बनोगी। उसकी मुस्कान और तीखी हो गई। अगर तुम उपहार नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे चिल्लर की परवाह नहीं है। बस यह सुनिश्चित करना कि तुम में आने की हिम्मत हो। लुवी को पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। वह नहीं थी जिसने कुछ शर्मनाक किया था। यह शुद्ध बेशर्मी थी। अपनी नजरें उठाते हुए उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं वहां रहूंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों बेशर्म लव बर्ड्स दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करना बंद करोगे। वोंग लैन ने मजाक उड़ाया, जब तुम गांव को मुझे पकड़ते हुए और अपनी कस्में खाते हुए देखोगी तो रोना मत शुरू कर देना। लुवी केवल हल्की सी मुस्कुराई। उसने उस ताने को गंभीरता से नहीं लिया।
अगर वोंग लैन उसे अपमानित करना चाहती थी तो उसे बस अपने पतन का इंतजार करना होगा। काम के बाद लुवी अपनी चाची के साथ चिन गांव के घर गई। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनका सामना चिन परिवार की कड़वी और नीची आवाजों से हुआ। पैसे निकालो, अगर पैसे नहीं हैं तो कर्ज चुकाने के लिए वह फूलदान वासे दे दो जो तुम्हारे माता पिता छोड़ गए थे। लुवी ने तुरंत अपनी चाची का बचाव किया और ठंडे स्वर में पलटवार किया। कर्ज चुकाने की समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है? चिन परिवार के चेहरे नफरत से बिगड़ गए। मुझे पैसे अभी चाहिए, या तो फूलदान सौंप दो या झोंगमिंगहो को तलाक दे दो। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? तो फिर मुझ पर पैसे फेंक कर दिखाओ। इससे पहले कि शब्द पूरी तरह खत्म होते, नोटों की एक मोटी गड्डी सीधे उसके चेहरे पर आ लगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, ये रहे तुम्हारे पैसे, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन मिसेस चिन अभी शांत नहीं हुई थी। और उन बाकी कर्जों का क्या जो तुम्हारे परिवार ने पिछले कुछ सालों में हमसे लिए थे? लुवी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जब मेरी मां जीवित थी तो उन्होंने तुम्हारे परिवार की इतनी बार मदद की थी जिसे मैं गिन भी नहीं सकती। यह मत सोचना कि तुम किसी मनगढ़ंत कर्ज का सहारा लेकर वह चीज छीन लोगी जो मेरे माता पिता मेरे लिए छोड़ गए हैं। इन वर्षों में तुम्हारे घर में रहकर बहुत जुल्म सह लिए, अब और नहीं। क्रोधित होकर चिन्ह परिवार की महिलाएं उस पर झपट पड़ी। उनमें से प्रत्येक ने लुवी के बाल पकड़ लिए और चिल्लाने लगी, मेरा मिंघो चुरा रही हो? तुम भी अपने माता पिता की तरह मर क्यों नहीं जाती? उसकी चाची दिल टूटने और गुस्से के आलम में चिल्लाईं, अपना गंदा मुंह बंद करो, जिन्हें मरना चाहिए वे तुम लोग हो। एक गूंजते हुए थप्पड़ के साथ उन्होंने मिसेस चिन के चेहरे पर वार किया। अपनी बेटी को फर्श पर गिरा हुआ देखकर चिन घूमिंग दहाड़ा। एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें मानसिक अस्पताल में बंद करवा दूंगा। उसकी चाची बेखौफ होकर मुस्कुराई। ओ, मैं उससे भी ज्यादा पागल हो सकती हूं, सुनना चाहते हो? फिर वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाई, वह तुम ही थे जिसने मेरे भाई और भाभी की जान ली थी। और यही तक एपिसोड एंड हो जाते हैं अगले पार्ट के लिए। आप लोग लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।